कई बार हम ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां देखने में सब कुछ ठीक लगता है। हवा साफ होती है, रास्ते सुंदर और दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं होता कि जगह कैसी दिखती है। असल सवाल ये होता है वहाँ पहले क्या हुआ था। आज की ये कहानी हमारे शहरों से दूर, ये कहानी एक पहाड़ी कस्बे की है जहाँ मोबाइल का नेटवर्क कमज़ोर था और रातें बहुत लंबी होती हैं। यहाँ दिन जल्दी ढल जाता और अंधेरा बहुत जल्दी घरों में घुस जाता। ये जगह उत्तर भारत की पहाड़ियों में है। नाम नहीं बताऊँगा, बस इतना समझ लो कि ये वो इलाका है जहाँ लोग गर्मियों में सुकून ढूंढने जाते हैं और सर्दियों में बहुत कम लोग टिक पाते हैं। यहीं पर एक पुराना 2 मंजिला घर है, लकड़ी की बालकनी, ढलान वाली छत और सामने देवदार का पेड़। दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई पोस्ट कार्ड में छपा हुआ हो। लेकिन जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो अक्सर अपनी चाल तेज़ कर लेते हैं। इस घर को लोग एक ही नाम से जानते हैं, ऊपर वाला घर। अब ये नाम क्यों पड़ा ये किसी को ठीक से नहीं पता। कुछ कहते हैं कि ये गांव का सबसे ऊंचा हिस्सा है, इस वजह से इसका नाम ये है। कुछ कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग खुद को दूसरों से ऊंचा समझते हैं, इस वजह से इसका नाम ये है। कुछ लोग कुछ नहीं बोलते, वो बस चुप हो जाते। करीब 5 साल पहले की बात है। शहर से एक परिवार यहाँ रहने आया था, पति पत्नी और उनका एक 8 साल का बेटा। पति का नाम रोहित था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शहर की भाग दौड़ से तंग आ चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर स्ट्रेस कम नहीं हुआ तो दिक्कत बढ़ जाएगी। पत्नी का नाम था नेहा, शांत स्वभाव की लेकिन बहुत समझदार। उसे शुरू से ही पहाड़ पसंद थे। और बेटा आदित्य, बहुत कम बोलने वाला बच्चा, अक्सर खिड़की के बाहर देखता रहता था। जब ये लोग पहली बार गांव पहुंचे तो सब ठीक था। मकान मालिक ने घर दिखाया, कहा कि सालों से बंद था लेकिन रहने लायक है। नेहा ने एक बात नोटिस की, घर के अंदर जाते ही उसे हल्की सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर धूप थी। उसने ये बात रोहित से कही, यहाँ अंदर आकर कुछ ज़्यादा ही ठंड नहीं लग रही हमें। रोहित हंसा और बोला, पहाड़ है तो ऐसा ही होगा। पहली रात सब लोग थक कर जल्दी सो गए। रात करीब 2 बजे नेहा की नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने नीचे वाले कमरे में कुर्सी खिसकाई हो। लकड़ी के फर्श पे हल्की सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा लगती है। उसने रोहित को हिलाया, लेकिन रोहित गहरी नींद में था। नेहा ने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन फिर आवाज़ आई, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गई। सीढ़ियों की आवाज़ ऊपर आकर रुक गई। अब सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसको अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। नेहा ने हिम्मत कर आवाज़ लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वो सो जाती है। उसने सोचा कि मेरा वहम होगा। सुबह हुई। नेहा ने यह बात रोहित को बताई। रोहित ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कहा पुराना घर है, आवाज़ें आती होंगी। लेकिन आदित्य, जो उनका 8 साल का बेटा था, वो चुपचाप नाश्ता कर रहा था। अचानक उसने कहा, मम्मा, रात को ऊपर वाले अंकल फिर आ गए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने पूछा, कौन से अंकल? आदित्य बोला, जो सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं, जिसका चेहरा नहीं दिखता। रोहित हंसकर कहता है, बच्चों की कल्पना है, ज़्यादा ध्यान मत दो इस पर। लेकिन नेहा ने देखा, आदित्य की आंखों में डर था। उस दिन के बाद आदित्य अकेले कमरे में नहीं जाता था, अक्सर दीवार के कोने को घूरता रहता। एक शाम नेहा ने गांव की एक बूढ़ी औरत से बात की, घर के बारे में पूछा। औरत ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब नेहा ने जिद की तो उसने बस इतना कहा, ऊपर वाला घर खाली ही अच्छा लगता है। नेहा ने पूछा, क्यों? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोली, जो वहाँ रहा है वो कभी नहीं लौटा। उस रात करीब 3 बजे रोहित की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। और तभी उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, लंबा, बहुत लंबा, चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम भी रहने आ गए यहाँ। रोहित की चीख गले में ही दब गई। सुबह जब नेहा उठी, रोहित बिस्तर पर बैठा हुआ काँप रहा था और आदित्य वो खिड़की के पास खड़ा था।
बाहर देवदार के पेड़ों की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा, वो अंकल अब नीचे नहीं जाते, अब यहीं रहते हैं और यहीं से इस घर की असली कहानी शुरू होती है। सुबह की रोशनी पहाड़ों में देर से पहुंचती है और उस दिन भी जब नेहा की आंख खुली तो कमरे में अजीब सी धुंधली रोशनी थी। रोहित पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे थे। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। नेहा ने धीरे से पूछा, रात को क्या हुआ था? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, मुझे लगा मेरे ऊपर कोई बैठा है और कमरे में भी कोई था। नेहा का दिल बैठ सा गया। वो जानती थी कि यह सपना नहीं था, क्योंकि वही एहसास, वही भारीपन वो खुद भी महसूस कर रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात थी आदित्य। वो चुपचाप बैठा था। उसने दूध का गिलास पकड़ा हुआ था, लेकिन पी नहीं रहा था। नेहा ने उससे पूछा, बेटा, तुमने रात को कुछ देखा क्या? आदित्य ने सर हिलाया और धीरे से बोला, ऊपर वाला दरवाज़ा खुल गया था। रोहित चौंक गया। ऊपर वाला कौन सा दरवाज़ा? उस घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने बताया कि वो कमरा इस्तेमाल में नहीं है, ताला लगा रहता है। रोहित ने सख्त आवाज़ में पूछा, तुम वहाँ गए थे क्या? आदित्य मना कर देता है, नहीं, मैं नीचे ही था, लेकिन आवाज़ आई थी। नेहा को याद आया सीढ़ियों की आवाज़। उस दिन दोपहर में रोहित ने तय किया कि वो ऊपर जाकर उस कमरे को देखेगा। डर को नज़रअंदाज करना उसने शहर में ही सीख लिया था। सीढ़ियाँ पुरानी थीं, हर कदम पर लकड़ी की चरमराती आवाज़ आती और हवा ठंडी होती जा रही थी जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे अजीब सी गंध आई, सीलन की नहीं बल्कि किसी बंद चीज़ की। सामने वही दरवाज़ा था, पुराना मोटा लकड़ी का। उस पर जंग लगा हुआ ताला था। रोहित ने ताले को हाथ लगाया। वो ठंडा था, बहुत ठंडा। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, पापा। रोहित पलटा। आदित्य सीढ़ियों पर खड़ा था। रोहित ने झुंझलाकर कहा, यहाँ क्यों आए हो? वापस जाओ। आदित्य बोला, वो दरवाज़ा रात को खुला था और अंदर से किसी ने मुझे बुलाया। रोहित का गुस्सा उतर गया। उसकी जगह डर ने ले ली। वो नीचे आ गया। तय किया कि आज मकान मालिक से बात करेगा। शाम को गांव के एक आदमी ने बताया कि मकान मालिक शहर से बाहर गया हुआ है, 2 दिन बाद ही आएगा। उस रात घर में अजीब सी बेचैनी थी। नेहा को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। आदित्य बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था। रात करीब 2:30 बजे धड़ाम, ऊपर से तेज आवाज़ आई। रोहित और नेहा उठकर बैठ गए। आदित्य उसके बीच में था। सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो नीचे की तरफ नहीं थी, वो ऊपर ही घूम रही थी। नेहा की सांसें तेज़ हो गईं। रोहित ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक आवाज़ आई, चर्र, जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। आदित्य ने रोते हुए कहा, वो दरवाज़ा, ऊपर वाला दरवाज़ा। रोहित ने टॉर्च उठाई और अकेले ऊपर जाने लगा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मत जाओ। लेकिन रोहित नहीं रुका। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा वो दरवाज़ा खुला हुआ था। ताला ज़मीन पर था, टूटा हुआ। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा। टॉर्च की रोशनी अंदर गई। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। फर्श पर एक पुरानी चादर पड़ी थी और उसके बीच बाल थे, बहुत लंबे लंबे बाल। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमे से कहा, अब ये कमरा भी भर गया। रोहित पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वो नीचे आया, नेहा और आदित्य उसे ढूंढ रहे थे। रोहित कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, हम यहाँ ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। लेकिन आदित्य ने बहुत धीरे से कहा, पापा, अब वो नीचे नहीं आता, अब वो हमारे कमरे में ही रहता है। और उसी रात नेहा ने पहली बार देखा कि उसके बिस्तर पर एक परछाई है। उस रात के बाद घर में नींद नाम की चीज़ ही नहीं थी। नेहा की आंखें बंद होती तो उसे लगता कोई उसके पास खड़ा है। रोहित की आंख खुलती तो उसे लगता कि उसके सीने पर कोई बैठा है। और आदित्य, वो सपने में भी चिल्लाने लगता। सुबह होते ही नेहा ने देखा कि आदित्य की गर्दन पर हल्के नीले निशान थे, जैसे उसका गला किसी ने दबाना चाहा हो। रोहित ने कहा, हो सकता है नींद में खुद ही खरोच ली हो। लेकिन वो खुद जानता था ये झूठ था।
वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। दोपहर में नेहा ने घर की सफाई शुरू की। कुछ न कुछ ज़रूरी था, वरना दिमाग में वही चलता रहता। जब वो सीढ़ियों के नीचे वाले स्टोर तक पहुंची, उसे फिर वही गंध आई, ठंडी, भारी, जैसे बंद सांसों की। स्टोर की दीवार पर एक जगह पपड़ी उखड़ी हुई थी। नेहा ने उंगली से छुआ, खट, अंदर से कुछ खोखला सा लगा। उसने जोर से आवाज़ लगाई, रोहित ज़रा इधर आओ। रोहित हथौड़ा लेकर आया। एक वार किया, दीवार का हिस्सा टूट गया। वहाँ एक पूरा कोना था, जैसे किसी ने जानबूझकर दीवार के अंदर जगह छोड़ी हो। और उसकी जगह पर एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। नेहा के हाथ कांपने लगे। रोहित ने पेटी खोली। अंदर कपड़े थे, बहुत पुराने, और एक छोटी सी हड्डी। पीछे आदित्य भी खड़ा था। वो बोलता है, ये वही है। रोहित पलटा। उसने पूछा, कौन है ये? आदित्य बोला, जो रात को आता है। नेहा की चीख निकल गई। उस पल हवा ठंडी हो गई। दीवार के अंदर से खर खर की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नाखून चला रहा हो दीवार के पीछे से। रोहित ने पेटी बंद की और पीछे हट गया। तभी दीवार के अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था। नेहा रो पड़ी। उसको बहुत डर लग रहा था। आदित्य सीधा खड़ा था, दीवार की तरफ देखने लगा। आवाज़ फिर आई, मैं बाहर आना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे दीवार में चुन दिया। रोहित को अब समझ आने लगा, यह घर किसी की कब्र था। अचानक पेटी अपने आप खुल गई और उस छोटी सी हड्डी ने फर्श पर गिरते हुई ठक ठक की आवाज़ की। उसी पल सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आने लगी। 1, 2, 3। कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। नेहा ने आदित्य को कसकर पकड़ लिया। सीढ़ियों के मोड़ पर एक परछाई दिखी, लंबी, टेढ़ी और बिना चेहरे की। उसने दीवार की तरफ देखा और बोली, अब बारी मेरी नहीं है। और फिर उसकी उंगली आदित्य की तरफ उड़ गई। रोहित चीख पड़ा, नहीं। दीवार के अंदर से आवाज़ आई, कोई तो यहाँ रहेगा। परछाई आगे बढ़ी। उसी वक्त बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई आया था। और जैसे ही वो आवाज़ आई, परछाई गायब। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन दीवार के अंदर से एक आखिरी आवाज़ आई, अब गिनती शुरू हो गई है। नेहा फर्श पर बैठ गई। रोहित का शरीर सुन पड़ चुका था। आदित्य ने बोला, मम्मी, वो दीवार अब बंद नहीं है। और नेहा ने देखा, जिस दीवार में वो पेटी थी, वहाँ अब दरार फैल रही थी। रात के 2 बज रहे थे। घर में लाइट्स जल रही थी, लेकिन उजाले का कोई मतलब नहीं था। दीवार की दरार अब साफ दिख रही थी। वो सिर्फ एक दरार नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने अंदर से दीवार को धक्का दिया हो। रोहित ने हथौड़ा उठाया, पर हाथ कांप रहे थे। नेहा बोली, इसे मत तोड़ो, अगर वो सच में बाहर आ गया तो? आदित्य बिना पल के झपकाए दीवार को देख रहा था। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। वो बाहर आना चाहता है, आदित्य बोला। रोहित ने झटके से आदित्य को अपनी तरफ घुमाया और पूछा, तू कैसे जानता है कि वो बाहर आने वाला है? आदित्य बोला, वो रोज़ मुझसे बातें करता है और कहता है बस थोड़ी जगह चाहिए। नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, वो तुझसे कब से बातें करता है? आदित्य ने गिनती की, जब से हम आए हैं। पहले वो फुसफुसाता था, अब चिल्लाता है। उसी पल दीवार के अंदर से धप धप जैसी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से लात मार रहा हो। रोहित पीछे हट गया। उसका दिमाग एक ही बात सोच रहा था, अगर ये घर छोड़ा नहीं तो ये घर किसी को छोड़ने नहीं देगा। दीवार से आवाज़ आई, मैं मरना नहीं चाहता था। नेहा के कान सुन हो गए। आवाज़ आती रही, उन्होंने मुझे जिंदा दीवार में दफन कर दिया, लेकिन ऊपर वाला कमरा खाली था। रोहित को याद आया, ऊपर वाले कमरे का बंद दरवाज़ा, नाखूनों के निशान। आवाज़ और भारी होती गई, अब मुझे बाहर आना है। दीवार की दरार और फैल गई। उसमें से उंगली जैसी चीज़ बाहर निकलने लगी, काली, सूखी, हड्डी से चिपी हुई। नेहा चीख पड़ी, रोने लगी। रोहित ने आदित्य को उठाकर पीछे कर लिया, लेकिन आदित्य ने अजीब सा मुस्कुराकर कहा, डरो मत, वो मुझे कुछ नहीं कहेगी।
डरो मत, वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। रोहित पूछता है, क्या मतलब तुझे कुछ नहीं कहेगी? आदित्य बोला, उसने कहा है कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो वो मुझे छोड़ देगा। नेहा की सांस रुक गई। दीवार से आवाज़ आई, बच्चा समझदार है। अब दीवार के अंदर से एक चेहरा उभरने लगा। चेहरा नहीं, एक धुंधली आकृति, आंखों की जगह गड्ढे, मुंह खुला हुआ और उससे ठंडी हवा निकल रही थी। रोहित ने आदित्य को अपनी छाती से चिपका लिया। बोला, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। आकृति हंसने लगी। घर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, कोई तो मेरी जगह लेगा। तभी बाहर सड़क पर गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ आई। कोई आया था। आकृति अचानक पीछे खिंच गई, दीवार में फिर से चली गई। लाइट्स जल उठी। तीनों ज़मीन पर बैठकर कांपने लगे। नेहा धीरे से बोली, हमें यहाँ से जाना होगा, आज ही। रोहित ने सर हिलाया, हाँ, हम आज ही निकलेंगे यहाँ से। उसी पल दीवार से आखिरी आवाज़ आई, जाओ, लेकिन वापस तो आना पड़ेगा। और दीवार पर एक नई दरार बन गई, सीधे बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ। सुबह नहीं हुई थी, बस अंधेरे की एक और परत उतर गई। रोहित, नेहा और आदित्य बाहर निकलने के लिए तैयार खड़े थे। बैग भरे नहीं थे, कुछ भी साथ नहीं लिया था, क्योंकि इस घर से कुछ भी अपना लेकर जाना मना था। दरवाज़ा सामने था, वही दरवाज़ा जिसकी तरफ कल रात दीवार में दरार बनी थी। रोहित ने हैंडल पकड़ा। ठंडा था, जैसे किसी ने बहुत देर तक पकड़ रखा हो। नेहा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दीवार शांत थी, छत से कुछ टपक रहा था। घर एकदम नॉर्मल लग रहा था। यही बात सबसे ज़्यादा डराने वाली थी। रोहित ने दरवाज़ा खोला। बाहर सड़क नहीं थी, ना मोहल्ला, ना लाइट, बस एक लंबा सा अंधेरा गलियारा था, जिसकी दोनों तरफ घर की ही दीवारें थीं। नेहा की आवाज़ काँप गई, ये बाहर नहीं है। आदित्य ने धीरे से कहा, ये घर के अंदर है। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पीछे से ताला लगने की आवाज़ आई। अब घर सांस ले रहा था। दीवारों से धीमी धड़कन जैसी आवाज़ आने लगी। रोहित चिल्लाया, हमें जाने दो, हमें जाने दो। घर में गूंजती हुई आवाज़ आई, तुम आए थे, अब कोई जाएगा। गलियारे के आखिर में एक कमरा दिखा, वही ऊपर वाला कमरा। दरवाज़ा खुला था। आदित्य बिना रुके आगे बढ़ने लगा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, नहीं, वहाँ मत जाओ आदित्य। आदित्य ने पहली बार डर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, वो अंदर है और वो अकेला नहीं रहना चाहता। कमरे के अंदर से वही आवाज़ आई जिसे वो रातों को सुन रहे थे। अब मेरी बारी ख़त्म हो गई है। रोहित समझ गया कि ये घर लोगों को नहीं मारता, ये उन्हें बदल देता है। हर परिवार में एक को अंदर रहना पड़ता है। दीवारों पर अचानक तस्वीरें उभर आईं, अलग अलग लोगों की, अलग अलग चेहरे। हर तस्वीर में एक सदस्य धुंधला था। नेहा चीख पड़ी, नहीं, मेरा बच्चा नहीं, आदित्य यहाँ नहीं रहेगा। घर की आवाज़ भारी हो गई। रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने नेहा को देखा, फिर आदित्य को, और धीरे से कहा, मैं रह जाऊँगा। नेहा रोने लगी, नहीं, तुम भी नहीं। रोहित ने उसे गले लगाया, अगर कोई नहीं रुका तो ये घर किसी और के पीछे जाएगा। आदित्य ने कांपते हुए कहा, पापा। रोहित मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत भारी थी। उसने ऊपर वाले कमरे की तरफ देखा और कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर दीवारें खुली थीं और पुराने चेहरों की कतार दिखाई दी। रोहित ने आखिरी बार पलटकर कहा, दरवाज़ा बंद मत करना। घर बोला, मैं वादा नहीं करता। जैसे ही रोहित अंदर गया, कमरा बंद हो गया। गलियारा गायब। घर फिर से नॉर्मल हो गया। अगली सुबह नेहा और आदित्य सड़क पर खड़े थे। पीछे वही पुराना घर, खामोश, किसी की याद। किसी को यकीन नहीं हुआ कि रात में कुछ हुआ था। सालों बाद उस घर में नई फैमिली आई। पहली रात ऊपर वाले कमरे से धीमी आवाज़ आई। कोई कह रहा था, दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि जब घर फैसला कर लेता है तो वो कभी गलत नहीं होता।